व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश की खबरों में। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की कुछ मुख्य सुर्खियां। अपनों से घिरे थरूर को मिला बीजेपी का साथ। रिजिजू बोले, क्या कांग्रेस में देश के लिए बोलना मना है? पाकिस्तान की सीमा से सटे गुजरात, राजस्थान, पंजाब व जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल चला, नई तारीख तय नहीं। रेवड़ी की तरह परिवारों को बांटी करोड़ों की शजर किट, ओडीओपी योजना में उद्योग विभाग का फर्जीवाड़ा। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार से। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को इन दिनों अपनी ही पार्टी की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व सांसद उदित राज के थरूर को भाजपा सुपर प्रवक्ता बताने पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया है। एक्स पर किरेन रिजिजू ने लिखा कि क्या कांग्रेस में देश के लिए बोलना मना है? कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है और उन्हें देश की कितनी परवाह है? क्या भारतीय सांसदों को विदेशी राष्ट्र में जाकर भारत और उसके प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना चाहिए? राजनीतिक हताशा की सीमा होती है। पाकिस्तान को बेनकाब करने विदेश गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का कांग्रेस सांसद शशि थरूर नेतृत्व कर रहे हैं। उनका नाम कांग्रेस ने प्रस्तावित नहीं किया था। शशि थरूर ने बुधवार को पनामा में आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख को एक बार फिर दोहराया है। उन्होंने कहा है कि हमारा देश अब दूसरा गाल आगे नहीं बढ़ाएगा, हमारा देश किसी भी हमले का करारा जवाब देगा। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने शशि थरूर पर तीखा हमला बोला था। शशि थरूर ने पनामा में दिए अपने एक भाषण में कहा कि भारत सरकार ने हाल के वर्षों में अपनी सोच में बदलाव किया है, जिसके बाद आतंकियों को भी ये एहसास हो गया है कि उन्हें भारत में हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। थरूर की इस टिप्पणी ने उनकी ही पार्टी के नेताओं को नाराज कर दिया। उदित राज ने कहा कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर भाजपा के सुपर प्रवक्ता बन गए हैं, जो भाजपा नेता नहीं कह रहे हैं। वो शशि थरूर पीएम मोदी और सरकार के बारे में कह रहे हैं। क्या उन्हें पता भी है कि पिछली सरकारों ने क्या किया? वे भारतीय सशस्त्र बलों का श्रेय ले रहे हैं। शशि थरूर भाजपा के प्रचार विभाग के प्रवक्ता बने हुए हैं। और अब देखते हैं अगली खबर। पाकिस्तान की सीमा से सटे गुजरात, राजस्थान, पंजाब व जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल टला, नई तारीख तय नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज प्रस्तावित सिविल डिफेंस एक्सरसाइज को फिलहाल स्थगित कर दिया है। यह अभ्यास ऑपरेशन शील्ड के तहत गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आयोजित होना था। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की सरकारों ने कहा कि ये मॉक ड्रिल प्रशासनिक कारणों से स्थगित हुई है। ये भी स्पष्ट किया कि अभ्यास की अगली तारीख बाद में घोषित की जाएगी। केंद्र शासित चंडीगढ़ में भी मॉक ड्रिल को स्थगित कर दिया गया है। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन नागरिक सुरक्षा निदेशालय ने इन अभ्यासों के बाद देश के संवेदनशील क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा तैयारियों में महत्वपूर्ण खामियां पाई थी। 9 मई को मंत्रालय ने राज्यों को इन खामियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी जारी किए थे। इससे पहले बुधवार को आई खबर के बाद गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में लोगों से सतर्क रहने को कहा गया। मौजूदा अभ्यास पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्यों में कराने का फैसला किया गया है। बता दें कि पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को नेस्तानाबूद करने के लिए भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने से पहले पूरे देश में 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। मॉक ड्रिल पर बुधवार को सबसे पहली जानकारी राजस्थान से आई। बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी ने कहा कि केंद्र सरकार के आदेशानुसार पाकिस्तान की सीमा से लगे जिलों में गुरुवार 29 मई को मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी।
दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत नागरिक और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। भारत ने 6 से 7 मई की रात पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसे बौखलाए पाकिस्तान ने हद पार कर दी और अगले 4 दिनों तक पश्चिमी मोर्चे पर ड्रोन और मिसाइल हमले की कोशिश की। पाकिस्तान ने आबादी वाले इलाकों, स्कूल और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया था। हालांकि भारत के सशस्त्र बलों ने उसके हर नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज प्रस्तावित सिविल डिफेंस एक्सरसाइज को फिलहाल स्थगित कर दिया है। यह अभ्यास ऑपरेशन शील्ड के तहत गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आयोजित होना था। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की सरकारों ने कहा कि ये मॉक ड्रिल प्रशासनिक कारणों से स्थगित हुई है। ये भी स्पष्ट किया कि अभ्यास की अगली तारीख बाद में घोषित की जाएगी। केंद्र शासित चंडीगढ़ में भी मॉक ड्रिल को स्थगित कर दिया गया है। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन नागरिक सुरक्षा निदेशालय ने इन अभ्यासों के बाद देश के संवेदनशील क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा तैयारियों में महत्वपूर्ण खामियां पाई थी। 9 मई को मंत्रालय ने राज्यों को इन खामियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी जारी किए थे। इससे पहले बुधवार को आई खबर के बाद गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में लोगों से सतर्क रहने को कहा गया। मौजूदा अभ्यास पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्यों में कराने का फैसला किया गया है। बता दें कि पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को नेस्तानाबूद करने के लिए भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने से पहले पूरे देश में 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। मॉक ड्रिल पर बुधवार को सबसे पहली जानकारी राजस्थान से आई। बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी ने कहा कि केंद्र सरकार के आदेशानुसार पाकिस्तान की सीमा से लगे जिलों में गुरुवार 29 मई को मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत नागरिक और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। भारत ने 6 से 7 मई की रात पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसे बौखलाए पाकिस्तान ने हद पार कर दी और अगले 4 दिनों तक पश्चिमी मोर्चे पर ड्रोन और मिसाइल हमले की कोशिश की। पाकिस्तान ने आबादी वाले इलाकों, स्कूल और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया था। हालांकि भारत के सशस्त्र बलों ने उसके हर नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। और अब अगली खबर। रेवड़ी की तरह परिवारों को बांटी गई करोड़ों की शजर के ओडीओपी योजना में उद्योग विभाग का फर्जीवाड़ा सामने आया है। बांदा जिले में शजर पत्थर का कारीगर और कारोबारी बनाने में उद्योग विभाग के अफसरों ने जमकर खेल किया है। विभाग ने एक ही परिवार के कई लोगों को कुछ दिन की ट्रेनिंग देकर कारीगर बना दिया। इसमें पति पत्नी और पुत्र पुत्री भी शामिल है। इतना ही नहीं, जिनकी शजर में दिलचस्पी नहीं थी उन्हें भी ट्रेनिंग देकर 2,000 रुपए और करीब 20,000 रुपए की किट पकड़ा दी। जिले की केन नदी में पाए जाने वाले शजर पत्थर को ओडीओपी योजना में शामिल किया है। सरकार शजर को देश और विदेश में पहचान दिलाने के साथ ही बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराना चाहती है। हालांकि सरकार की मंशा पर उद्योग विभाग के अफसर पानी फेर रहे हैं। करीब 1800 पुरुषों और महिलाओं को शजर पत्थर की कटिंग और तराशने की ट्रेनिंग की रस्म अदा कर उन्हें 2,000 रुपए पकड़ा दिए। लाभार्थियों को लगभग 20,000 रुपए की किट रेवड़ी की तरह बांट दी गई। इसमें 3 करोड़ 60 लाख रुपए ठिकाने लगा दिए, लेकिन शजर का कोई नया कारोबार नहीं खुला। किट लाभार्थियों के घरों में कबाड़ की तरह पड़ी है। इसके अलावा मंडल मुख्यालय में नियुक्त मंडलीय अफसर ज्यादातर कार्यालय नहीं आते। गैर जिले का संबंध किया गया इकलौता लिपिक मंडलीय कार्यालय चल रहा है। और अब अगली खबर। डीपीएस द्वारका से निकाले छात्र जारी रख सकेंगे अब पढ़ाई। हाईकोर्ट ने कहा 50% छूट बड़ी फीस पर लागू होगी। द्वारका में फीस वृद्धि को लेकर चल रहे विवाद में अंतरिम आदेश जारी किया है।
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन छात्रों के नाम स्कूल ने फीस न जमा करने के कारण हटा दिए थे, उन्हें पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते उनके अभिभावक 2024-25 सत्र में बढ़ी हुई फीस का 50% जमा करें। इस दौरान अभिभावकों को मूल फीस पूरी जमा करनी होगी। यह आदेश 16 मई 2025 को जस्टिस विकास महाजन की ओर से पारित किया गया था, जिसकी जानकारी बुधवार को सार्वजनिक की गई। ये मामला 100 से अधिक अभिभावकों की ओर से दायर याचिका से जुड़ा है, जिन्होंने स्कूल की ओर से लगातार फीस वृद्धि और छात्रों को निकाले जाने के फैसले का विरोध किया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 50% की छूट केवल बढ़ी हुई फीस पर लागू होगी। पिछले कुछ वर्षों से डीपीएस द्वारका में फीस वृद्धि को लेकर अभिभावकों और स्कूल प्रतिबंध के बीच तनाव चल रहा है। अभिभावकों के अनुसार स्कूल में 2020 से 25 के बीच लगातार फीस बढ़ाई गई। ये वृद्धि 20%, 13%, 9%, 8% और 7% की हुई है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल ने बिना उचित अनुमति के फीस बढ़ाई और बच्चों को परेशान किया। और अब अगली खबर। देश में एक बार फिर कोविड-19 के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 110 नए मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इस महामारी से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से सतर्कता बरतने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि संक्रमण की गति धीमी है, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त उपायों पर विचार किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इस महामारी से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से सतर्कता बरतने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि संक्रमण की गति धीमी है, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त उपायों पर विचार किया जा सकता है। और अब आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। पीएम मोदी 2 दिन में 4 राज्यों का दौरा करेंगे। 70,000 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 मई को सिक्किम, पश्चिम बंगाल, यूपी और बिहार के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान चारों राज्यों को 70,000 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात देंगे और जनसभाएं भी करेंगे। प्रधानमंत्री चुनावी राज्य बिहार की राजधानी पटना में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और काराकट में 48,500 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास भी करेंगे। यूपी के कानपुर में 20,900 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले गुरुवार को सिक्किम के दौरे पर पहुंचेंगे और राज्य के गौरवशाली 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर सिक्किम @50 कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये नामची जिले में 750 करोड़ रुपए से अधिक लागत से 500 बिस्तरों वाला नया जिला अस्पताल, ग्वालसिंग जिले के पेलिंग के सांगाचेरिंग में यात्री रोपवे का उद्घाटन करेंगे। पीएम इसके बाद पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार और कुछ बिहार में 1010 करोड़ रुपए की सीजीडी परियोजना का आधारशिला करेंगे। पीएम गुरुवार शाम को ही बिहार पहुंच जाएंगे। यहां पटना एयरपोर्ट के नवनिर्मित यात्री टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और 1410 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बिहटा एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव की आधारशिला भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 मई को सिक्किम, पश्चिम बंगाल, यूपी और बिहार के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान चारों राज्यों को 70,000 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात देंगे और जनसभाएं भी करेंगे। प्रधानमंत्री चुनावी राज्य बिहार की राजधानी पटना में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और काराकट में 48,500 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास भी करेंगे। यूपी के कानपुर में 20,900 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले गुरुवार को सिक्किम के दौरे पर पहुंचेंगे और राज्य के गौरवशाली 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर सिक्किम @50 कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये नामची जिले में 750 करोड़ रुपए से अधिक लागत से 500 बिस्तरों वाला नया जिला अस्पताल,
वॉल्शिंग जिले के पेलिंग के सांगाचेरिंग में यात्री रोपवे का उद्घाटन करेंगे। पीएमएस के बाद पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार और कुछ बिहार में 1010 करोड़ रुपए की सीजीडी परियोजना का आधारशिला करेंगे। पीएम गुरुवार शाम को ही बिहार पहुंच जाएंगे। यहां पटना एयरपोर्ट के नवनिर्मित यात्री टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और 1410 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बिहटा एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव की आधारशिला भी रखेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। श्रवण यंत्र बुजुर्गों के गिरने में ला सकते हैं कमी। भारत में 60 वर्ष से अधिक 11.43% ने झेली परेशानी। एक अहम क्लिनिकल ट्रायल से पता चला है कि बुजुर्गों को हियरिंग एड यानी कि श्रवण यंत्र देने से उनके गिरने की घटनाओं में 3 वर्षों में लगभग 30% तक कमी देखी गई है। यह अध्ययन द लेसेंट पब्लिक हेल्थ जर्नल में प्रकाशित हुआ है। अब तक गिरने की घटनाओं को चलने फिरने में कमी, सोचने समझने की क्षमता में गिरावट और शारीरिक प्रतिक्रियाओं के कमजोर होने से जोड़ा गया था, लेकिन इस नए शोध ने श्रवण क्षमता की कमी को भी एक अहम कारण बताया है। यह शोध ब्रिटेन के एडिनबर्ग नेपियर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं सहित अन्य शोधकर्ताओं ने अमेरिका के 70 से 84 वर्ष की उम्र के सुनने की कम क्षमता वाले 977 बुजुर्गों पर किया। अचीव नाम का इस परीक्षण में आधे प्रतिभागियों को हियरिंग एड्स देने के साथ ही उनके परिवार को परामर्श भी दिया गया। वहीं बाकी 487 प्रतिभागियों को नियंत्रण समूह में रखा गया और केवल सामान्य सेहत से जुड़ी बातें बताई गई। द एविडेंस जर्नल ने मार्च 2024 में प्रकाशित अध्ययन में सामने आया कि भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 11% बुजुर्गों ने गिरने की परेशानी झेली है। ये डाटा 2017-19 के दौरान लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया का हिस्सा रहे। और अब लेते ही छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।